हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और आज हम देखने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सिंप्लेक्स टू फेज मेथड। लास्ट वीडियो में हमने बिग एम मेथड डिस्कस किया था। बिल्कुल उसी टाइप की प्रॉब्लम के लिए टू फेज मेथड भी एप्लीकेबल है। अगर प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट्स के अंदर जो कंस्ट्रेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू में है, राइट, तो उस केस में हम टू फेज मेथड अप्लाई कर सकते हैं। या तो इक्वलिटी कंस्ट्रेंट हो या ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट हो। जब जहां बिग एम एप्लीकेबल है वहां टू फेज भी एप्लीकेबल है। तो बस बिग एम में हमने क्या किया था, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट को माइनस एम लिया था, वहां सिंगल फेज में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। यहाँ हम प्रॉब्लम को दो फेजेस में सॉल्व करते हैं, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम कैसे बनती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले स्ट्रक्चर देख लें प्रॉब्लम का एक बार। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम में है तो हम मैक्सिमम में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया था माइनस से मल्टीप्लाई करके, माइनस जेड इक्वल टू माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू। ऐसा करते ही क्या होगा, मिनिमम से मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमने देखा था माइनस जेड को भी हम क्या करते हैं, जेड डैश लिख देते हैं ताकि माइनस जेड थोड़ा सा माइनस कैरी करने में दिक्कत नहीं हो। तो हमने मैक्सिमम माइनस जेड इक्वल टू माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू लिख दिया, वेयर जेड डैश इक्वल टू माइनस जेड, राइट। ये काम तो हम हमेशा करते हैं। ये आपका कंस्ट्रेंट वाला पोर्शन, राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस अवेलेबल है। हमें क्या करना है, इन कंस्ट्रेंट्स को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है। किस तरह करेंगे, माइनस एस वन सरप्लस वेरिएबल माइनस करना है। भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कुछ ज्यादा है, इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, हमें सरप्लस वेरिएबल माइनस करना है। ऐसे ही सेकंड वाले में x1 प्लस 7x2 माइनस s2, सरप्लस वेरिएबल माइनस करने पर ये दोनों इक्वलिटी में कन्वर्ट हो गए। देन सेम प्रोसेस जो हमने बिग एम में किया था, ज्यादा फर्क नहीं है देखना। यहाँ पर x1 x2 s1 s2 ये जो दोनों सरप्लस वेरिएबल ऐड किए थे ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए थे। अब यहाँ पर इक्वलिटी तो बन गया है, लेकिन आप जब मैट्रिक्स बनाएंगे, हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम देखेंगे 2 1 1 7 माइनस 1 0 0 माइनस 1। अभी 1 0 और 0 1 मिसिंग है इसमें। 1 0 0 1 जो बेसिस बनता है वो यहाँ मिसिंग है। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल ऐड करेंगे, प्लस a1 प्लस a2। यहाँ a1 a2 कहलाते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। रिमेंबर s1 s2 सरप्लस वेरिएबल है, इनकी कॉस्ट को हम ऑब्जेक्टिव में 0 0 लेते हैं। s1 s2 की कॉस्ट को 0 0 लेते हैं, 0 s1 0 s2। लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट बिग एम में तो हमने माइनस एम ली थी। टू फेज में क्या लेंगे वो देखते हैं। पहले तो आर्टिफिशियल हमने ऐड कर दिए 1 0 0 1। इनके करस्पॉन्ड वेरिएबल लिख रहा हूं मैं x1 x2 s1 s2 a1 a2। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, यहां तक कोई चेंज नहीं है। जैसे हमने बिग एम मेथड में किया था वैसे ही ये प्रॉब्लम है यहां तक। बस अब चेंज क्या होगा, टू फेज में हम प्रॉब्लम को दो फेजेस में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फेज की बात करें, ये फर्स्ट फेज चल रहा है तो यहां हम कंप्लीमेंट्री प्रॉब्लम लिखते हैं। कंप्लीमेंट्री प्रॉब्लम ये क्या है, मैक्सिमम ZC दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट को -1 लेंगे और बाकी सबको 0, सारी कॉस्ट 0, सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 माइनस a1 माइनस a2। ये इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लीमेंट्री प्रॉब्लम में क्या करना है, हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट को -1 लेना है और बाकी सारी कॉस्ट 0 0 आएगी। और क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह सॉल्व होगा जिससे हम सॉल्व करते हैं। दैट मींस अब देखिए ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, सारी कॉस्ट 0, आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट बिग एम में माइनस एम थी और सारी कॉस्ट ओरिजिनल थी, यही -m लिखा था। यहां में क्या किया,
इसको छोड़ दिया और इधर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको हटा दो, अलग रहने दो, बाद में काम आएगा। यहाँ हमने क्या किया, सारी कॉस्ट को 0 0 करा, आर्टिफिशियल को -1 रखा है। नो डाउट A1 A2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होंगे भैया, और कोई तरीका नहीं है, बिना उसके तो गाड़ी आगे चलेगी नहीं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, बिना नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट के गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी हमने चेक किया था S1 S2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, A1 A2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सारे वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी थी कि सिंपलेक्स टेबल बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये बी बेसिस 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स बननी चाहिए। अगर नहीं बनती है, इसीलिए हमने आर्टिफिशियल ऐड किया था। यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन रही थी तभी हमने आर्टिफिशियल ऐड किया था। मैं वापस रिकॉल कर रहा हूं, अगर कंस्ट्रेंट लेस देन और इक्वल टू है तो सिर्फ स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं इनको इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। अगर कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है तो माइनस सरप्लस प्लस आर्टिफिशियल, क्योंकि इसके कारण 1 0 नहीं बनता है, इसके कारण बनता है 1 0 0 1। जब ग्रेटर देन है तो सरप्लस माइनस करना है, आर्टिफिशियल ऐड करने हैं, और अगर सिर्फ इक्वल टू है तो आर्टिफिशियल ऐड करना है। तो ये प्रोसेस रहेगा, इनके अलावा और कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। या तो कंस्ट्रेंट लेस देन होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, या इक्वल टू होगा। ठीक है, यहां से हम फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बना सकते हैं। ये आपका फेज 1 चल रहा है, रिमेंबर यहां से आपका फेज 1 स्टार्ट हो गया है, ये फेज 1 है और इसकी सिंपलेक्स टेबल 1 है। फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल फेज 1 की फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल, वही स्ट्रक्चर रहेगा सिंपलेक्स टेबल का, CB XB B X1 X2 S1 S2 A1 A2 CJ से मतलब कॉस्ट से है। CJ में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो भी आपकी कंप्लीमेंट्री प्रॉब्लम में जो कॉस्ट दे रखी है, क्या है, x1 की 0 है, x2 की 0 है, s1 की 0, s2 की 0, a1 की -1, a2 की -1, ये कॉस्ट आएगी। xb होता है बेसिक वेरिएबल्स। बेसिक वेरिएबल कौन से हैं? 1 0 0 1 के करस्पॉन्ड जो वेरिएबल्स हैं वो बेसिक वेरिएबल है। 1 0 वाला पहले नंबर पे आएगा तो पहले नंबर पे a1 आएगा, 0 1 वाला दूसरे नंबर पे आएगा 0 1, a2 आ गया दूसरे नंबर पे। A1 की कॉस्ट कितनी है? -1। A2 की कॉस्ट कितनी है? -1, राइट। A1 की कॉस्ट -1, A2 की कॉस्ट -1। CB है कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, कैपिटल B बेसिस को डिनोट कर रहा है, C से कॉस्ट ये ऊपर लिखी है कॉस्ट सारी, B राइट हैंड साइड वाली वैल्यू 4 7, बाकी सारी वैल्यू एवरेज 2 1 1 7 -1 0 0 -1 1 0 0 1। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया फर्स्ट स्टेज में। A1 = 4, A2 = 7। क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम है? क्या चेक करना है ऑप्टिमिलिटी कंडीशन। क्या है ऑप्टिमिलिटी कंडीशन? हमें रिड्यूस कॉस्ट जो ZJ - CJ है वो कैलकुलेट करनी है। ZJ - CJ, पहले ZJ कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट वाले कॉलम को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -2 -1 -3 -1 -7 -8, this is 1, this is also 1 -1 -1, ये आपका ZJ आ गया। ZJ में से कॉस्ट को माइनस करें, -3 -0 -3 -8 -0 -8, 1 - 0 is 1, 1 - 0 is 1, -1 + 1 0, -1 + 1 0। क्या करना है? Z वाले रो में से C वाली रो को माइनस करने पर ये आ गया। अब क्या ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या? ऑल ZJ - CJ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या? नहीं है। कौन से नहीं है? ये दो नहीं है। अब दो नेगेटिव वैल्यू है, इसमें से मोस्ट नेगेटिव कौन सी है? 3 और 8 में से बड़ा क्या है? 8। तो नेगेटिव साइन वाली वैल्यू -8 जो है ये मोस्ट नेगेटिव है, या फिर इनमें से मिनिमम कह सकते हैं। -3 और -8 में से जो मिनिमम वाला है इसके करस्पॉन्ड वेरिएबल एंटर करता है। तो एंटरिंग वेरिएबल क्या आ गया? x2।
मोस्ट नेगेटिव वाला -8 के करस्पॉन्ड जो वेरिएबल है वो एंटर करेगा बेसिस में। अब ये एंटर करेगा तो ये वाली कॉलम क्या हो गई, ये जब एंटर करेगा तो ये कॉलम आपकी की कॉलम हो गई। ये जो कॉलम है एंटरिंग वेरिएबल वाला कॉलम, ये की कॉलम है, ठीक है। अब एक इसका मतलब क्या हुआ, x2 इनमें से किसी एक जगह x2 आने वाला है, किस जगह आएगा ये पता लगाना है। उसके लिए क्या करना है, सॉल्यूशन वाले कॉलम में इस की कॉलम को डिवाइड करना है। मिनिमम रेशियो निकालेंगे 4/1 एंड 7/7, 4 1, मिनिमम रेशियो 1 है, किसके करस्पॉन्ड, a2 के करस्पॉन्ड। तो डिपार्चिंग वेरिएबल आ गया आपके a2 डिपार्ट कर रहा है। और ये जो a2 वाली रॉ है ये आपकी की रॉ बन रही है। तो ये की कॉलम ये की रॉ दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है, वो एलिमेंट की एलिमेंट है, की एलिमेंट हो गया 7। तो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 3। इस टेबल से हमने 3 वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एंटरिंग वेरिएबल, डिपार्चिंग वेरिएबल एंड की एलिमेंट। एंटरिंग x2 एंटर करेगा, इनमें से किसकी जगह करेगा, a2 की जगह, दैट मींस यहां x2 आ जाएगा, ठीक है। और की एलिमेंट 7 है तो इससे अपनी नेक्स्ट रो निकलेगी, ये की रोल प्ले करेगा नेक्स्ट टेबल निकालने के लिए। तो अब नेक्स्ट टेबल की तरफ प्रोसीड करते हैं। नहीं, इसे डिलीट कर रहा हूं, ये इरेज कर दिया मैंने। सेम वही स्ट्रक्चर, वही चीज ध्यान रखना, आर्टिफिशियल वेरिएबल डिपार्ट कर रहा है। क्या है आर्टिफिशियल वेरिएबल, आर्टिफिशियल की वेरिएबल की वैल्यू अल्टीमेटली 0 0 आनी है। आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर बेसिस में रहता है, यहां प्रेजेंट होगा आंसर के अंदर, तो सिस्टम को इनफिजिबल बनाएगा। क्यों, यहां पर इक्वल बनने के बाद मैंने आर्टिफिशियल a1 a2 ऐड किए थे, तो a1 a2 की वैल्यू लास्टली 0 आनी है। और जब 0 ही आनी है तो क्यों उसको कैरी करें हम। जब एक बार a2 डिपार्च हो गया तो हमें क्या करना है, इस a2 वाले कॉलम को ही हटा देना है। ये कॉलम क्यों आगे तक कैरी करें, हटा दिया मैंने, इसे कट कर दिया कि अब नेक्स्ट टेबल में ये कॉलम कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो ये 1 2 3 4 एंट्रीज कम कैलकुलेट करनी होगी हमें, राइट। फिर स्ट्रक्चर लिखे, बेसिक स्ट्रक्चर जो है CB XB B X1 X2 S1 S2 एंड A1। CJ वैल्यू देखें, CJ की क्या है, सारी 0 0 थी, खाली A-1 था। अब बेसिस में क्या चेंज हुआ, A1 चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, A1 की जगह A1 ही है। A2 चेंज हुआ क्या, A2 की जगह एंटरिंग वेरिएबल था x2, तो A2 की जगह x2 आ गया। A1 की कॉस्ट -1 ही है और x2 की कॉस्ट 0 है, क्योंकि यहाँ कंप्लीमेंट्री प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। कंप्लीमेंट्री प्रॉब्लम में सारी कॉस्ट 0 है एक्सेप्ट A1 A2 की -1 है। देन ये वैल्यूज ये हमें सारी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहां तक तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना था, अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, की एलिमेंट को डिवाइड करना है इस पूरी रो में। सेकंड रो पहले कैलकुलेट करेंगे, रिड्यूस की रो आएगी 7/7 1, दिस इज 1/7, दिस वन 1, 0 में 7 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा, -1 में डिवाइड करेंगे तो -1/7 आएगा, और 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ये तो आपकी एक रो बन गई। अब क्या लिखना है हमें, फर्स्ट वाली रो कैलकुलेट करनी है। किस तरह कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट रो, ये जो फर्स्ट रो है वो इस फर्स्ट रो से कैलकुलेट करेंगे। वापस देख लो, ये फर्स्ट रो निकालनी है तो फर्स्ट रो से ही, पुरानी फर्स्ट रो से फर्स्ट रो कैलकुलेट करने वाले हैं। पुरानी फर्स्ट रो लिखते हैं, ओल्ड रो माइनस रिड्यूस रो, रिड्यूस की रो, रिड्यूस्ड की रो कौन सी है, की रो को डिवाइड करने के बाद, के एलिमेंट डिवाइड करने के बाद ये रिड्यूस की रो, ये माइनस करना है किससे, मल्टीप्लाई करके 7 के सामने वाला, ये एलिमेंट है फर्स्ट रो में 1, ये है की कॉलम एलिमेंट, बाय मल्टीप्लाइंग की कॉलम एलिमेंट। तो ओल्ड रो लिखते हैं 4 2 1 4 2 1 -1 0 1 -1 0 1, ये मैंने ओल्ड रो लिखी 4 2 1 -1 0 1। वापस चेक करने के बाद लिखने के पहले इसमें से इसे माइनस करके, इससे मल्टीप्लाई करके इसे माइनस करना है, तो माइनस का साइन लगाएं, माइनस का साइन लगाएं। ये रो लिखे हैं 1 1/7 1 1/7 1 0
-1/7 एंड 0, और किससे मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, 1 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहने वाला है, कुछ चेंज होगा नहीं। तो आप लिखें चाहे तो लिखें, वरना ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो हम चाहे तो बिना ये करे ऑरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली इसमें से इसे माइनस करना है। अरे भाई इस रो में से इसको माइनस करना है 1 से मल्टीप्लाई करके, तो डायरेक्टली 4 - 1 भी कर सकते हैं। सीधा 4 - 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ मैंने 3 लिख दिया। ऐसे ही 2 में से 1/7 माइनस करना है, तो 7 × 2 14 - 1 13/7 आएगा। तो यहाँ मैंने 13/7 लिख दिया। ठीक है, 1 - 1 0 बनेगा, ये 0, 1 - -1 -0 -1 बनेगा। -1 में से 0 माइनस किया, ये माइनस माइनस प्लस होके 1/7 आएगा। और ये 1 - 0 इज 1। अब सॉल्यूशन क्या है इस स्टेज में, a1 इतना है 3 और x2 1 है। अब क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम है क्या, फिर चेक करना है। zj - cj निकालेंगे, तो पहले zj कैलकुलेट करते हैं, देन zj - cj कैलकुलेट करना है। राइट, zj क्या आएगा, फर्स्ट वाले कॉलम को, कॉस्ट वाले कॉलम को फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो -13/7 -13/7 -1 × 0 0 0 0 0 -1 × -1 +1 आ गया, ये 0 है। -1 × 1/7 -1/7 है, ये वाला 0 होगा। तो एक एलिमेंट 0 है, तो काम देखो zj - cj कैलकुलेट करना फेज 2 में आसान है। बिग एम में क्या था, वो एम के कारण ये टर्म थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करा रही थी। यहाँ पर क्या है, एक एलिमेंट 0 हो गया तो खाली इसी को मल्टीप्लाई करना है। ये -1/7 हो गया और ये -1 हो गया। देन इसमें से कॉस को माइनस करें तो वही आने वाला है, कॉस वाली 0 0 चल रही है, तो -13/7 0 - 0 0 0 0 0 this -0 -1/7 and -1 +1 0। ये नेगेटिव आ रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है, दो नेगेटिव है। मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, x1 की करस्पॉन्ड मोस्ट नेगेटिव है। दैट मींस x1 वाला जो कॉलम है ये आपका की कॉलम हो गया, और जो एंटरिंग वेरिएबल है वो आपका x1 हो गया। ये की कॉलम है, ये वाला x1 एंटर कर रहा है, तो एंटरिंग वेरिएबल x1। मिनिमम रेशियो निकाल लें, क्या करेंगे, सॉल्यूशन वाले कॉलम में इसे डिवाइड करेंगे, 3/13/7 एंड 1/1/7। ये तो हो गया 21/13 और ये हो गया 7। 21/13 डेफिनेटली मिनिमम है, 7 बड़ी वैल्यू है और ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो डिपार्ट कर रहा है, डिपार्चिंग वेरिएबल इज a1। a1 बाहर निकल रहा है, तो x1 एंटर हो रहा है और a1 बाहर निकल रहा है। यहाँ तक क्लियर है, a1 एंटर हुआ है, x1 बाहर निकल रहा है। और की एलिमेंट कौन सा है, ये जो रॉ है, ये रॉ की रॉ कहलाएगी, और जो कॉमन एलिमेंट है इसमें वो है 13/7। तो की एलिमेंट जो है वो 13/7 है। तो यहाँ भी हमने क्या किया, एंटरिंग वेरिएबल कैलकुलेट कर लिया, डिपार्चिंग वेरिएबल कैलकुलेट कर लिया और की एलिमेंट कैलकुलेट कर लिया। इसका यूज करके हम नेक्स्ट टेबल कैलकुलेट करेंगे। राइट, तो मैं इस फर्स्ट वाली टेबल को इरेज कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा एक चीज और देखना कि अब डिपार्ट कौन सा कर रहा है, a1 कर रहा है। जब a1 डिपार्चिंग वेरिएबल है तो a1 हम गलती से भी वापस कैलकुलेट ना कर लें, गलती से भी गलती ना हो, इसलिए a1 को हम हटा देते हैं कि नेक्स्ट टेबल में a1 हमें कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि एक बार आर्टिफिशियल डिपार्च हुआ तो वापस अंदर नहीं आएगा। ध्यान रखना, ऐसा x1 x2 s1 s2 के साथ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपने s1 पहली स्टेप में डिपार्च किया हो, सिलेक्ट वेरिएबल जो है s1 बाहर निकला और थर्ड स्टेप में वापस एंटर हो गया, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आर्टिफिशियल में ऐसा नहीं होगा, आर्टिफिशियल एक बार गया तो गया। तो ये आपकी सेकंड सिंप्लेक्स टेबल थी फेज 1 की, ये हमारी सेकंड सिंप्लेक्स टेबल थी। ये थर्ड सिंप्लेक्स टेबल आ रही है फेज 1 की। वही CB XB B x1 x2 s1 s2। बड़ा काम आसान लगता है, बड़ी तसल्ली होती है दिल को जब ये दो वेरिएबल छोड़ के चले जाते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। संतुष्टि मिलती है कि कुछ कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, ये भी लिख दे, चलो zj भी लिख देता हूँ और zj - cj भी लिख देते हैं।
सीधे 0 0 0 0, हाँ दिल खुश हो गया, सारी कॉस जीरो, x1 x2 s1 s2 सब कुछ जीरो, क्योंकि दो ही नॉन जीरो थे, a1 a2 हटा दिए, वो दोनों घर के बाहर निकल गए। हाँ अब क्या बचा है, a1 को रिप्लेस किया था x1 है तो ये x1 आ गया, और x2 एज इट इज ऑलरेडी था x2, तो x1 x2 की कॉस कितनी है, 0 0 है, बेसिस यहाँ इनकी कॉस जो है वो 0 0 है। अब वैल्यू, बाकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, किससे आएगी, की रो अपनी ये रही, ये की एलिमेंट 13/7 है, तो 13/7 से डिवाइड करने पर हमें पहली रो मिलेगी की रो, तो इस वाली रो को 13/7 से डिवाइड कर लें, तो 3/13/7 इज 21/13, इसको डिवाइड करें 1, ये 0, -1 को डिवाइड करें तो -1 में आएगा -7/13, और 1/7 में डिवाइड करें ऐसे तो 1/13, ये तो पहली रो आ गई। अब दूसरी रो निकालनी है, तो दूसरी रो ये दूसरी रो से ही निकलेगी, सेकेंड रो निकालनी है, सेकेंड रो से निकलेगी। सेकेंड रो में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 1/7 1 1 1/7 1 एंड 0 -1/7 0 -1/7, ये 5 एलिमेंट है, 1 1/7 1 0 -1/7। कैसे करना है इस भाई, सेकेंड रो निकालनी है, सेकेंड रो से निकलेगी, क्या करना है सेकेंड रो में से, इस वाली रो को माइनस में लिखना है, रिड्यूस जो की रो है कितनी है, 21/13 1 0 -7/13 एंड 1/13, इसे माइनस करके लिखा, किससे मल्टीप्लाई करके करना है, की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है, करस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट सेकंड रो का, अरे भाई हमें सेकंड रो कैलकुलेट करनी है ना, तो सेकंड रो में की एलिमेंट, की कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 1/7, की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1/7, तो 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे, 1/7 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई 1/7, माइनस करके सिंपलीफाई करना है, 7 3 21, 13 - 3 10/13, दिस इज 0, दिस वन 1, 7 7 कैंसिल 1/13, और ये आपका 7 कॉमन, 13 -13 -1 -14, 7 कैंसिल होगा तो -2/13, राइट, तो ये आपका बन गया 10/13 0 1 1/13 एंड -2/13। वैसे भी देख लें, x1 x2 पहले नंबर की करस्पॉन्ड 1 0 आता है, सेकंड नंबर के करस्पॉन्ड 0 1 आता है, चेक करते चलो हर स्टेप में, या आप देखते ही पता चल जाएगा, a1 की जगह 1 0 आना चाहिए, a1 में 1 0, x2 में 0 1 है, हर स्टेप में ये तो चेक कर सकते हो। और ये और देखा था हमने zj - 0 cj जो है यहाँ 0 0 आता है, जहाँ 1 0 और 0 1 है ना, इनके करस्पॉन्ड zj - cj जो है वो 0 0 आता है हमेशा। अब यहाँ तो zj - cj कैलकुलेट करना है तो बहुत आसान है, क्यों, ये दोनों जब 0 हो गए तो 0 को ही मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम से, तो ये z ये तो है वो तो 0 ही आएगा भैया, और कुछ आ नहीं सकता, और cj भी 0 0 है तो ये भी सब 0 ही आएंगे, तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, ऑल zj - cj आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अरे भाई ग्रेटर देन 0 नहीं है तो क्या हुआ, इक्वल टू तो है ना, तो यहाँ पर ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या है, जो फेज 1 अपना था, क्या था फेज 1, फेज 1 की प्रॉब्लम क्या थी, हमने सॉल्व किया था मैक्सिमम zc इक्वल टू 0x1 + 0x2 + 0s1 + 0s2 -a1 - a2, इसका सॉल्यूशन निकल गया, ये सॉल्व हो गया, ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया। अब जैसे ही फेज 1 सॉल्व होता है ना, तो हम कहेंगे हेंस फेज 1, बेसिकली फेज 1 क्या काम आता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव करने के काम आता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो गए और प्रॉब्लम जो है वो फिजिबल हो गई। अब ये फिजिबल, अब a1 a2 रिमूव होती है, अब ये देखो कि ये टेबल में अगर मैं इस कॉस्ट को ओरिजिनल कॉस्ट से रिप्लेस कर दूं, तो ये सिंपल सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन बन गया, कहीं आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, तो यहां से फेज 2 स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ठीक है, ऑल zj - cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस फेज 1 कंप्लीट, यहां से फेज 2 स्टार्ट है, फेज 2, फेज 2 की फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल वही cb xb b x1 x2 s1 s2, cj, इसे ध्यान से देखना,
बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है इसे, जेड जे और जेड जे माइनस सी जे। हमें क्या करना है, इस पूरी टेबल में ये जो फेज वन की लास्ट सिंप्लेक्स टेबल थी, लास्ट टेबल, इसमें खाली कॉस्ट को ओरिजिनल कॉस्ट से रिप्लेस करना है। कौन सी, मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के बाद जो कॉस्ट थी उनसे रिप्लेस करना है। मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के बाद कॉस्ट क्या थी, -1 0 0। यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ 21/13 है, या 10/13 है, ये 1 0 है, 0 1 है, पूरी सेम एंट्री। -7/13, 1/13, 1/13, -2/13, नो चेंज सिवाय कॉस्ट के। कॉस्ट x1 की कॉस्ट -1, x2 की कॉस्ट -1। अब जब कॉस्ट चेंज होगी तो डेफिनेटली zj माइनस cj चेंज होगा। क्यों? क्योंकि zj बनता है इस फर्स्ट वाले कॉस्ट वाले कॉलम को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर zj आता है, तो ये -1 आ गया, यहाँ भी -1 हो गया, तो ये 7/13 और -1/13 6/13 आ गया। यहाँ पर -1/13 प्लस 2/13, ये 1/13 आ गया। इसमें से कॉस्ट को माइनस करते हैं, -1 + 1 0। इसमें से इस वाले रो को माइनस करना है, -1 + 1 0, यहाँ 0 माइनस करेंगे वही रहेगा, और यहाँ भी 0 माइनस करेंगे तो वही रहेगा। अब सारे zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सेकेंड फेज में सारे zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। माना अगर सपोज इसमें यहाँ एक नेगेटिव आ जाता, तब क्या करते, बिल्कुल सिंप्लेक्स मेथड की तरह नेक्स्ट ये एंटर करता, फिर मिनिमम रेशियो निकालते और एक वेरिएबल डिपार्ट करता, फिर नेक्स्ट लेवल कैलकुलेट करते। जब तक कि ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आते तब तक हम सॉल्व करते रहते। तो इससे ज्यादा से ज्यादा एक टेबल और बन सकती थी, लेकिन यहाँ अपने पास किस्मत अच्छी थी कि एक ही टेबल में आंसर आ गया। सॉल्यूशन क्या आएगा फाइनली, x1 = 21/13, x2 = 10/13 एंड मिनिमम z। भाई मैक्सिमम z डैश निकाल लो या मिनिमम z निकाल लो। मिनिमम z आएगा x1 + x2 that is 21/13 plus 10/13 that is 31/13। ये आपका मिनिमम z आ गया। या इन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो तो -31/13 आएगा, और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिनिमम z इक्वल टू माइनस मैक्सिमम ऑफ z डैश, तो इसको निकाल लें और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा। कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था टू फेज मेथड। तो टू फेज मेथड में कैलकुलेशन ज्यादा आसान है क्योंकि m इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पर कंटिन्यू कॉस्ट वाली जो सेल है इसमें 0 0 आता जाता है, पहले एक जगह 0 आता है, फिर दो जगह 0 होता है, तो सब कुछ 0 0 0 हो जाता है, तो कैलकुलेशन कुछ आसान हो जाती है। ये कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं, आप ऑब्जर्व करना। मैंने जो बिग एम वाला जो वीडियो है उसमें सेम प्रॉब्लम डिस्कस की है। दोनों की लास्ट टेबल जो है, बिग एम मेथड और टू फेज मेथड की लास्ट टेबल, ये जो है वो दोनों की सेम है, सेम सॉल्यूशन है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब का बटन है नीचे, दबा दीजिए प्लीज। थैंक यू।